नमस्कार साथियों। आज की कक्षा में हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों को पढ़ने वाले हैं। आज की जो कक्षा होगी वह छोटी होने वाली है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यदि हमें किसी काल के साहित्य को समझना है, उस काल के जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उन्हें समझना है, तो हमें उस काल की जो प्रवृत्तियाँ या परिस्थितियाँ हैं उन्हें जानना आवश्यक होता है। इससे हमें एक तरह से पता चल जाता है कि उस काल में किस तरह का साहित्य रचा गया, कवि कैसे थे या उनकी मानसिकता किस प्रकार की थी। यह हमें प्रवृत्तियों से ही पता लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों में देखें तो हमें सबसे पहले देखने को मिलती है श्रृंगारिकता। यदि हम श्रृंगारिकता को देखें तो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति काल में सबसे अधिक देखने को मिलती है। यानी कि रीति काल में जो ज़्यादातर रचनाएं लिखी गई, या लगभग कह सकते हैं कि सारी रचनाएं हमें श्रृंगार परक देखने को मिलती हैं। यद्यपि श्रृंगारिकता की शुरुआत भक्ति काल से ही आरंभ हो गई थी, किंतु रीतिकाल में इसका खुला अधिक रूप स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि जैसे ये श्रृंगारिकता की शुरुआत है, ये हमें भक्ति काल में इसकी थोड़ी बहुत रचनाएं देखने को मिल जाती हैं श्रृंगारिकता की। लेकिन जब रीति काल आया तो पूरे रीति काल में श्रृंगारिकता ही हमें एक प्रकार से देखने को मिलती हैं। कुछ अन्य रचनाएं हमें इस काल में देखने को मिलती नहीं है श्रृंगारिकता के अतिरिक्त। ठीक है। रीति काल में जो श्रृंगार दिखाई देता है उसमें कोई छिपाव या दुराव नहीं है। यानी कि जैसे रीति काल में जो श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गई, उसमें जो नायिका है या जो नारी है उसका नक्शिक वर्णन किया गया है। यानी कि पैर के नाखून से सिर के बाल तक उसका वर्णन किया गया है। उसके प्रत्येक अंग का वर्णन इस काल के रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि कोई छिपाव या दुराव नहीं देखने को मिलता। ठीक है। रीतिकालीन काव्य में हमें श्रृंगार परक रचनाएं अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। और यदि हम इसमें देखें तो संयोग और वियोग के चित्र भी इस काल की श्रृंगारिकता में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई श्रृंगारिकता की बात। अब आ जाते हैं आचार्यत्व के प्रदर्शन के ऊपर। यदि हम रीतिकाल में देखें तो ये रीतिकाल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है, क्योंकि यदि हम देखेंगे तो अधिकांश जो कवि थे या रचनाकार थे, अधिकांश कवियों ने लक्षण निरूपण के नाम पर संस्कृत साहित्य शास्त्र का अनुवाद सा किया है, किंतु इस प्रवृत्ति से कोई नवीन उपलब्धि उभर कर सामने नहीं आ पाई। ठीक है। यानी कि जैसे हम रीतिकाल में देखें तो जो ज़्यादातर कवि थे वे आचार्य ही थे। यानी कि जो साहित्य की संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा से आ रही थी, वही इस काल में हमें वो आचार्य देखने को मिलते हैं। लेकिन उन कवियों ने जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत साहित्य शास्त्र का अनुवादक का कार्य किया, एक प्रकार से कोई नवीन प्रवृत्ति इस काल में उभर कर सामने नहीं आई। जैसे यदि हम संस्कृत काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं तो जो भरत मुनि थे उन्होंने रस संप्रदाय की स्थापना की, फिर भामा आए, उन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की, फिर अन्य जो आचार्य हुए उन्होंने अलग अलग संप्रदायों की स्थापना की। लेकिन इस काल में जो आचार्य हुए उन्होंने किसी न संप्रदाय की स्थापना की, न कोई नई उपलब्धि इनकी सामने आई। इसलिए इन्होंने मात्र एक अनुवादक का कार्य किया है संस्कृत काव्य शास्त्र के लिए। ठीक है। इसके बाद जो इसकी अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आती है वह आती है अलंकारिकता। यदि हम अलंकारिकता को देखें तो रीति काल में अलंकारिकता की तीव्र आग्रह देखा जा सकता है। अलंकारिकता के प्रति तीव्र आग्रह देखा जा सकता है। यानी कि इस काल की जो रचनाएं हुई उसमें हमें अलंकारों का भर भर कर प्रयोग देखने को मिल जाता है। ठीक है। रीति काल में शब्द अलंकारों में यमक, अनुप्रास और श्लेष के अच्छे प्रयोग किए गए हैं। यदि हम देखें तो रीति काल में जो शब्द अलंकार आता है उसमें यमक, अनुप्रास और श्लेष अलंकार का इसमें अच्छा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और विरोधाभास, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का भी सफल प्रयोग हमें रीतिकाल में देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब यदि हम देखें तो रीतिकाल में काव्य की 3 धाराएं चली, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और जो रीतिबद्ध काव्य धारा थी, रीतिबद्ध कवियों ने अलंकार के प्रति अधिक रुचि दिखाई है, जबकि रीतिमुक्त कवियों ने सहज भाव से विसर्जन करते हुए अलंकार प्रयोग की प्रवृत्ति को स्थान दिया है। ठीक है। अब इसमें अगर अगली प्रवृत्ति को देखें तो हास्य रस का प्रयोग भी हमें इस काल में देखने को मिल जाता है। रीति काल की एक प्रवृत्ति हास्य रस से भी जुड़ी है। हास्य रस का
अपवाद रूप से ही इस काव्य में प्रयोग अवश्य हुआ है। मतलब हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एक अपवाद के रूप में ही सही हमें लेकिन इस काव्य में हास्य रस का प्रयोग देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद इसकी अगली प्रवृत्ति आती है प्रकृति का चित्रण। यदि हम प्रकृति चित्रण में देखें तो प्रकृति का चित्रण भी रीतिकालीन काव्य में पर्याप्त मात्रा में हुआ है। रीतिकालीन प्रकृति चित्रण ऋतु वर्णन तक केंद्रित नहीं रहा। जहाँ कहीं प्रकृति का निरूपण किया गया वहाँ प्रकृति ऋतुओं के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में भी अधिक सामने आई। ठीक है। इसके बाद संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में प्रकृति को महत्व दिया गया है रीतिकालीन कवियों द्वारा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नारी चित्रण के बारे में। यदि हम नारी चित्रण को देखें तो रीतिकाल में कवियों की रुचि नारी चित्रण की ओर अधिक रही है। इस काल के कवियों के समक्ष नारी मात्र विलासनी रही है। इस युग में नारी भावना पूर्ण रूप से रुग्ण थी। ठीक है। यानी कि जो कवि थे उन्होंने नारी को एकमात्र विलासनी के रूप में समझा है, एक भोग विलास की वस्तु के रूप में उसे चित्रित किया है। ठीक है। और कवियों को नारी के अंग प्रत्यंग से वासना ही टपकती नजर आती थी। उन्हें इसके अतिरिक्त नारी का और कोई भी महत्व नहीं दिखता था नारी में। यानी कि उनकी जो दृष्टि थी, उनकी दृष्टि के अनुसार नारी के अंग प्रत्यंग से वासना ही टपकती थी। ठीक है। यदि हम उस काल के पुरुषों को भी देखें तो पुरुष पुरुष विकृत मनोभाव वाले हो गए थे उस समय में। ठीक है। यदि हम पुरुषों को देखें तो वे भी रीतिकाल में विकृत मनोभाव वाले हो गए थे। वे अपनी पत्नी को छोड़कर पर नारियों के यहाँ रात बिताते थे और सुबह होते ही प्रीति चिन्हों को लेकर अपनी पत्नियों के समक्ष उपस्थित होते थे। यानी कि जो पुरुष भी थे वे भी भोग विलास में लिप्त रहते थे अन्य नारियों के साथ, वैश्याओं के साथ, और जैसे ही रात खत्म होती थी पुनः वे अपने पत्नियों के पास लौट आते थे। ठीक है। इस काल में यदि हम देखें तो इस काल में सभी मानते थे कि नारी समाज की चेतन इकाई न होकर एक उपकरण मात्र है। यानी कि इस काल के जितने भी कवि हुए, जो समाज था उसमें यह माना जाता था कि जो नारी है वे चेतन इकाई न होकर एक उपकरण मात्र है, एक वस्तु के समान है, एक भोग विलास की वस्तु के समान नारी को देखा जाता था। यदि हम इसके काव्य रूप को देखें तो इसमें हम रीतिकाल में हमें देखने को मिलता है कि रीतिकाल में मुक्तक काव्य ही अधिक लिखा गया। ठीक है। यानी कि जैसे हमें पता है कि काव्य के दो रूप होते हैं, प्रबंध और मुक्तक, लेकिन जो रीतिकाल था उसमें मुक्तक काव्य की ही प्रधानता देखने को मिलती है। कवित सवैया दोहा में रचित रीति या मुक्तक शैली का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है। अपवाद स्वरूप कुछ प्रबंध काव्यों की भी रचना इस काल में अवश्य हुई, किंतु वे विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं। ठीक है। यानी कि मुक्तक काव्यों की इस काल में प्रधानता रही और कहीं कहीं पर कुछ एक प्रबंध काव्य देखने को मिलते हैं जिनका कि कोई विशेष महत्व नहीं देखने को मिलता, या वे उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए जितने कि मुक्तक काव्य हुए। ठीक है। यदि अब हम इसकी भाषा को देखें तो रीतिकाल में ब्रज भाषा की प्रधानता देखने को मिलती है। ब्रज भाषा का परिष्कृत, सहज और सरल कोमल रूप रीतिकाल में देखने को मिल जाता है। इस काल की ब्रज भाषा में अवधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी पर्याप्त मात्रा में हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। कवियों ने भाषा की संप्रेषण शक्ति को बढ़ाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है इस काल में। ठीक है। तो ये थी रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, और आगे की कक्षाओं में जैसे मैंने बताया कि जो रीतिकाल की काव्य धाराएँ थी उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें भी आप जो रीतिकाल की मैंने प्रवृत्तियाँ बताई इन्हें भी ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से भी और जैसे ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम परिस्थितियों को पढ़ते हैं और जब प्रवृत्तियों को पढ़ते हैं तो हमें उस काल के, उस युग के पूरे साहित्य का हमें एक तरीके से ज्ञान हो जाता है। और बाकी रचनाएं वगैरह याद करना वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए। ठीक है।